नमस्कार। कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दिखावा। रात के लगभग 12 बज रहे थे कि तभी सुमित को उसकी पत्नी आरती के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत ही उठा और लाइट जलाई। उसने देखा कि आरती दर्द के कारण तड़प रही थी। यह देखते ही सुमित ने पूछा, आरती बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत तो नहीं, लेकिन जब भी होता है जोर से ही होता है, फिर रुक जाता है। फिर हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। कहते हुए वह माँ के कमरे में आ गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने आवाज लगाई, माँ माँ, देखो ना, आरती को दर्द हो रहा है। यह सुनते ही सुमित की माँ साधना उठ बैठी। उसने लपक कर दरवाजा खोला और कहने लगी, अभी तो समय है सुमित, अभी से दर्द, चलो जल्दी से हम अस्पताल चलते हैं, डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होगा। हाँ माँ, ठीक है, साधना ने अपने पति को आवाज देते हुए कहा। अजी सुनते हो, हम अस्पताल जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मुझे खबर करते रहना। डॉक्टर ने क्या कहा और आरती कैसी है बताते रहना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, पल पल की खबर तुम्हें मिलती रहेगी। ठीक है, जाओ, तुम अपना भी ख्याल रखना। सुमित और साधना आरती को लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने आरती को देखने के बाद बड़े ही चिंतित अंदाज और दुखी स्वर में कहा, अभी तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा उल्टा हो गया है, दर्द भी शुरू हो गया है और समय भी कम है। यह 8वें महीने का पहला ही हफ्ता तो है। आरती को हिम्मत रखना होगा, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सभी ने मिलकर डॉक्टर की बात को मान लिया और आरती को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसी समय डॉक्टर ने कहा, केस थोड़ा मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सुमित जी, आप पैसों का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर साहब, लगभग कितना खर्च? सुमित की बात पर ध्यान न देते हुए तब तक डॉक्टर जल्दी में ऑपरेशन थिएटर में चले गए। डॉक्टर ने कुछ नर्सों के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। आरती का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची बहुत ही कमजोर थी और पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं थी। उसे 2 हफ्तों के लिए इनक्यूबेटर में रखा गया। सभी लोग ऊपर वाले से बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बच्ची के स्वस्थ होते ही अस्पताल के कर्मचारी ने सुमित के हाथों में बिल थमाते हुए कहा, इस बिल का पूरा भुगतान करने के बाद आप बच्ची को घर ले जा सकते हैं। इस बिल में लगभग 3 लाख के आसपास का हिसाब था। सुमित के हाथ बिल को पकड़कर कांप रहे थे। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 3 लाख बड़ी रकम होती है। साधना ने सुमित के कांपते हाथ और चिंतित चेहरा देखकर सब कुछ पढ़ लिया। वह सुमित के पास आई और अपने कंगन उतारते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत कर सुमित, मेरे कंगन को गिरवी रखकर पैसे ले आ। अरे माँ, यह क्या, मैं किसी से कर्ज ले लूंगा? कर्ज? नहीं नहीं सुमित, ऐसा सोचना भी मत। हमें तनाव नहीं चाहिए, ऐसे समय के लिए ही तो हम गहने जोड़ कर रखते हैं, ताकि दुख तकलीफ में काम आ जाएं। ठीक है माँ, कहते हुए सुमित वह कंगन लेकर चला गया। अब डॉक्टर पैसों का इंतजाम कर रही थी और परिवार घर जाने का। साधना ने बच्ची के हाथों में काले मोतियों की एक सुंदर सी डोरी को बांध दिया था, ताकि उनकी गुड़िया को किसी की नजर न लग सके। सुमित बड़े ही भारी मन से अपनी माँ के सोने के कंगन लेकर साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार को कंगन दिखाते हुए उसने पूछा, क्या इन कंगनों को गिरवी रखकर आप मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हैं? जब भी मेरे पास पैसे की व्यवस्था होगी, मैं यह कंगन वापस ले आऊंगा। वजनदार सोने के सुंदर कंगनों को देखकर साहूकार की आंखों में चमक आ गई। उसने कंगनों की शुद्धता और वजन देखने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, पर इसका ब्याज तुम्हें देते रहना होगा। सुमित ने दुखी मन से कंगन उसे सौंप दिए और पैसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि माँ के उन कंगनों की कीमत तो अनमोल है। भगवान चाहेगा तो वह इन कंगनों को जरूर वापस लाएगा। अस्पताल पहुंचकर बिल का भुगतान कर अपनी नन्ही परी को लेकर वे सब अपने घर लौट आए। छोटी सी गुड़िया को गोद में लेते ही सुमित अपने सारे दुख भूल गया। आज उनके घर में गाना बजाना, मिठाई बांटना, सभी कुछ चल रहा था। पूरा परिवार बेहद खुश था। बिटिया रानी का नाम सबने मिलकर माधवी रखा। माधवी धीरे धीरे 1 माह की हो गई। उसने विकसित होने की रफ्तार भी पकड़ ली। वह जब भी हाथ पैर चलाती तो अपने हाथ पांव में बंधे काले मोतियों की डोरी को देखकर बहुत खुश हो जाती। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसके
पहने ओढ़ने के शौक भी बड़े हो रहे थे। गले में माला, हाथ में कंगन और पाँव में पायल, बालों में रंग बिरंगे रबड़ बैंड इत्यादि। सुमित और आरती बहुत ही सोच समझकर अपने घर का बजट बनाते थे। जितनी आमदनी थी उनके अंदर ही खर्च होने चाहिए। कभी किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। यह संस्कार सुमित को उसकी माँ से ही मिले थे। सुमित के माता पिता भी सब समझते थे। दरअसल सुमित के पिता हार्ट के मरीज थे, जिसके चलते उन्हें कई बीमारियों से घेर रखा था। उनकी दवाओं का खर्च भी लगा ही रहता था। अब तो माधवी भी बड़ी हो रही थी। वह घर में हो रही बातें सुनती और उन्हें समझती भी थी। कई बार साधना के कंगन जो अब तक छुड़ाए नहीं गए थे, उनका भी जिक्र होता ही रहता था। और कभी कभी तो साधना यहाँ तक कह देती कि अब सब भूल जाओ उन्हें, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है जो उन सोने के कंगनों से कहीं ज़्यादा कीमती है। उसकी बात सुनकर माधवी सोच में पड़ जाती कि दादी ऐसा क्यों कहती है। एक दिन माधवी ने अपनी मम्मी से आखिरकार पूछ ही लिया, मम्मा, दादी ऐसा क्यों कहती है कि अब भूल जाओ उन कंगनों को, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है। तब आरती ने सोचा कि अब माधवी को सच बता ही देना चाहिए। उसने कहा, माधवी, जब तुम पैदा हुई थी तब बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि तुम वक्त से पहले इस दुनिया में आ गई थी। तुम बच भी पाओगी या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब अचानक 3-4 लाख रुपए अस्पताल में खर्च हो गए। जब बिल आया तो बिल की रकम देखकर तुम्हारे पापा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे पैसे एकदम से इकट्ठे नहीं थे। बिना पैसे दिए हम घर वापस नहीं आ सकते थे। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि बिल की रकम चुकाने के बाद ही आप लोग घर जा सकेंगे। तब तुम्हारी दादी ने उनके हाथों में जो कीमती सोने के कड़े थे, उन्हें गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पापा को दे दिए। वह कंगन तुम्हारी दादी को पापा की दादी ने दिए थे, लेकिन तुम्हारी दादी ने वह कंगन देकर अस्पताल की फीस भरवाई थी। तब जाकर डॉक्टर ने हमें घर जाने दिया। तो मम्मा, हम वह कंगन वापस क्यों नहीं लाते? बेटा, इतने सारे खर्चे हैं, दादाजी की दवाइयाँ भी हैं, अकेले पापा कैसे पूरा करें? जितनी बनती है उनसे ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। मम्मा, यदि दादी के कंगन नहीं होते तो मेरी जान भी नहीं बच पाती, है ना? तब तक साधना भी वहां आ गई और उसे समझाते हुए कहा, बिटिया रानी, गहने तो होते ही हैं इसलिए कि मुसीबत में, बुरे वक्त में परिवार के काम आ सकें। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, लेकिन कंगन वापस लाने का इंतजाम ना हो पाया। आर्थिक परिस्थिति के कारण उस कंगन के जोड़ों को उनके परिवार ने सच में भुला दिया और उन्हें साहूकार को बेच दिया। अब तक ब्याज इतना हो चुका था कि कुछ पैसे भी इन लोगों के हाथ नहीं लगे। सुमित ने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके कंगन ना छुड़ा पाया। सुमित, यह क्या कह रहा है तू? आगे से ऐसे शब्द कभी मुंह से नहीं निकालना। हम सब साथ साथ हैं, इतने प्यार से रहते हैं, वही तो हमारी असली पूंजी है। दौलत का क्या है, वह तो आती जाती रहती है। मैं तो खुश हूँ कि वह कंगन हमारे परिवार के काम आ गए और उन्हीं कंगनों के कारण हम सुकून से रह सके। वरना यदि कर्ज ले लिया होता तो रातों की नींद उड़ जाती। इसी बीच सुमित के पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी। सबने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। लगभग 1 माह के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के कारण घर में शोक का माहौल था। उनके अंतिम दर्शन के बाद सारे विधि विधान सब कुछ एकदम साधारण तरीके से निपटा दिया गया। सुमित और साधना ने यह निश्चय कर लिया था कि बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 पंडितों को भोजन करा देंगे। रिश्तेदारों ने इस बात पर नाक मुंह भी चढ़ाया, लेकिन सुमित का फैसला अंतिम फैसला था। पूजा पाठ विधि विधान से कर दिया गया, लेकिन सामूहिक भोजन नकार दिया गया। यह ठीक भी था। कर्ज लेकर किसी को खिलाने से अच्छा था कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे जाएं। वक्त के साथ लोग सब भूल जाते हैं। सुमित के पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी दवा दारू पर खर्च होने वाला पैसा बचने लगा। धीरे धीरे माधवी भी जवान हो रही थी। स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज में आ गई थी। वह पढ़ने लिखने में एकदम साधारण थी तथा बीए कर रही थी। जब वह छोटी थी तभी घर में आरती, साधना और सुमित ने मिलकर एक निर्णय ले लिया था कि माधवी की शादी होने से पहले उसके लिए गहनों का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। वे जानते थे कि माधवी को बचपन से गहनों का कितना शौक है। हर रोज गले में माला, हाथों में कंगन, पाँव में पायल वह पहनती ही थी।
नकली ही सही, लेकिन उनसे भी शौक तो पूरा होता है ना। माधवी बहुत ही अच्छी बेटी थी, घर के हालात को बखूबी समझती थी और कभी भी किसी भी महंगी वस्तु की मांग नहीं करती थी। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही तो सीखते हैं। उसने भी घर में सबको देखा था कि कितना सोच समझ कर बजट बनाया जाता है। उसने भी वही सीखा था। जब जब कभी भी राखी या दीपावली पर मौका मिलता वह नकली गहने खरीद लाती, उन्हें पहनकर आईने के सामने खुद को निहारती और खुश होती। देखते देखते साधना 20 साल की हो गई। उसके लिए आरती और सुमित ने कुछ गहने भी बनवाकर बैंक के लॉकर में रख दिए। अब माधवी की शादी के लिए लड़का ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ लड़के देखने के बाद उन्हें एक लड़का राहुल और उसका परिवार दोनों ही पसंद आ गए। संपन्न परिवार होने के साथ साथ राहुल और उसके माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के लग रहे थे। राहुल ने भी माधवी को पसंद कर लिया और इस तरह से बात पक्की हो गई। माधवी का रिश्ता पक्का होने से इस समय घर में खुशी का माहौल था। सब बेहद खुश थे। साधना ने अपनी बहू आरती से कहा, आरती, अब हमें वह गहने जो हमने माधवी के लिए बनवाए हैं बैंक के लॉकर से निकाल कर माधवी को दिखा देना चाहिए। हाँ माँ, वह तो इन गहनों के बारे में जानती ही नहीं है। उसके लिए तो यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हाँ, वह बहुत खुश हो जाएगी। माधवी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। आरती ने गहने लाकर माधवी को दिखाते हुए उसकी खुशी को दुगना कर दिया। गहने देखते से ही माधवी चौंक गई। अचरज भरी आंखों से उसने पूछा, मम्मी यह क्या, इतने सारे गहने? हाँ बेटा, हमने यह सब गहने तुम्हारे लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ कर बनवाए हैं। तुम छोटी थी तभी से यह काम शुरू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा करके इतना हो गया। वह कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे। माधवी उन गहनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इस समय उसकी आंखों से सुख और दुख, खुशी और गम के आंसुओं का संगम हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। आरती ने कहा, क्या हुआ माधवी, तुम्हारी आंखों में आंसू? यूं तो माधवी नकली गहनों से खुश थी, परंतु असली गहनों की चाह किसे नहीं होती। माधवी के भी रग रग में यह चाह बसी थी, लेकिन आज असली गहने देखकर उसे उतनी खुशी नहीं हो रही थी। उसे उन गहनों के बीच उसके पापा के शरीर से बहता पसीना दिखाई दे रहा था। माधवी जानती थी कि उसके माता पिता ने इतने गहने जोड़ने के लिए कितना त्याग किया है। उसने बचपन से अब तक देख रखा था कि मेहनत के हवन कुंड में उसके पापा मम्मी ने न जाने कितने सपनों की आहुति दी है। उनके सारे सपने किस तरह जलकर भस्म हो गए हैं। उसके आंसुओं को पोंछते हुए आरती ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। जहाँ भी कटौती कर सकते थे वहाँ कटौती करके यहाँ सब जोड़ा है। माधवी बेटा, यह तो वह पूंजी है जो केवल तुम्हारा शौक ही पूरा नहीं करेगी, बल्कि बुरे वक्त में काम भी आएगी। साधना ने कहा, हाँ बिटिया, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन दादी, पापा मम्मी ने खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। माधवी, जब तुम माँ बनोगी ना, तब इन भावनाओं को अपने आप ही समझ जाओगी। उन्हीं में जियोगी और उन्हीं में खुश भी रहोगी। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए वह सब करता है जो खुद के लिए नहीं कर पाता। यही सच्चाई है बेटा। खुश रहो और खुशी से इन गहनों को स्वीकार करो। ठीक है दादी, कहते हुए माधवी उनके सीने से लग गई। आज माधवी बहुत खुश थी। आईने के सामने खड़े होकर वह खुद को निहार रही थी। कभी झुमकी कानों से लगाती, कभी सोने का हार गले में पहनकर खुश होती और कभी सोने की चूड़ियां पहनकर उन्हें खनखनाती। अपनी बेटी को इस तरह से खुश होता देखकर आरती उस सुख का अनुभव कर रही थी जो वह खुद के लिए कभी न कर पाई थी। रात को सुमित को यह सब बताते हुए आरती ने कहा, सुमित, अपनी बेटी के लिए इतने गहने बनवा कर उसे देने में स्वर्गीय सुख का एहसास हो रहा है। बचपन से उसे गहनों का कितना शौक था। हाँ आरती, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैं तुम्हें भी कुछ बना कर ना दे सका। सुमित, तुम ऐसा मत सोचो। हम दोनों ने मिलकर माधवी के लिए जो गहने बनवाए हैं, उनके कारण अब हम अपनी बेटी को शान से विदा कर सकेंगे। इस तरह से बातें करते हुए उन दोनों की आंख लग गई। माधवी और उसका पूरा परिवार आज राहुल के घर मिलने आया था। घर के बाहर टैक्सी से उतरते ही उन्होंने आलीशान बंगला और उसके बाहर खड़ी दो दो कारें देखी। सुमित के मुंह से निकल गया, वाह, यह लोग तो काफी रईस लगते हैं।
घर बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से तो और भी बढ़िया होगा, है ना आरती? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, माधवी की तरफ देखते हुए सुमित ने कहा। राज करेगी हमारी बिटिया, माधवी ने शर्माते हुए कहा। क्या पापा आप भी? तब तक राहुल और उसके मॉम डैड उन्हें लेने घर के बाहर आ गए, उनको बड़े ही सम्मान के साथ अंदर आने के लिए कहते हुए। राहुल के डैड राकेश ने पूछा, घर ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं राकेश जी, मैप में देखते हुए आए हैं। हाँ भाई, आजकल यह बड़ी सुविधा हो गई है। जी बिल्कुल सही, सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं, एक अकेले मोबाइल से कितने काम आसान हो जाते हैं। तब तक राहुल की मॉम शिल्पा ने कहा, अरे बैठिए ना आप लोग। अंदर आते ही ड्राइंग रूम की खूबसूरती देखकर आरती के मुंह से अनायास ही निकल गया, आपका ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर है, कितने सलीके से जमा है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। अरे आइए ना आरती, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। आओ माधवी, तुम भी आओ। शिल्पा उन्हें अपना घर दिखाने लगी। उधर राहुल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वह मन ही मन सोच रहा था, मोम भी क्या माधवी को क्यों ले गई, देखेगी ना बाद में, उसे तो जीवन भर यहीं रहना है। वह बार बार उस तरफ देख रहा था। सुमित और राकेश दोनों ही उसकी बेचैनी को समझ रहे थे। तभी राकेश ने आवाज़ लगाई, अरे शिल्पा, माधवी को तो बाहर भेज दो, उसे कुछ वक्त राहुल के साथ समय बिताने दो। हाँ हाँ ठीक है, बस हम लोग आ ही रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाई, जल्दी हमें नहीं, किसी और को है, राहुल ने कहा। अरे पापा, मैंने कहाँ कुछ कहा? राहुल बेटा, तुम्हारी जीभ नहीं, तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। तब तक माधवी ड्राइंग रूम में आ गई। शिल्पा ने कहा, जाओ तुम दोनों कुछ देर बाहर घूम आओ। माधवी और राहुल घूमने चले गए। उधर शादी की तारीख और सारे विधि विधान पर चर्चा होने लगी। दहेज के नाम पर राकेश ने साफ साफ कह दिया, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस माधवी सबको प्यार से लेकर चले, वही हमारा दहेज होगा। अरे समधी जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी बेटी है ही ऐसी कि सबका दिल जीत लेगी। आप देख लेना, वह सबके मन में बस जाएगी। 15 दिन के बाद शादी का मुहूर्त निकल आया। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। एक तरफ सब कुछ हाई फाई था, कीमती था, तो दूसरी ओर सब कुछ साधारण और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ था। दोनों परिवारों के बीच यह बहुत ही बड़ा फासला था, पर दिल मिल गए तो फिर फासला कहाँ नजर आता है। खैर, विवाह खुशी और उल्लास के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूरा हो गया। आज माधवी अपने एक परिवार से विदा होकर दूसरे परिवार में जा रही थी। उसकी दादी और मम्मी की आंखें आंसुओं से बहाए जा रही थी। जाते समय साधना ने उससे कहा, बिटिया रानी, जैसे यह घर जितना तुम्हारा अपना है, वैसे ही अब वह घर भी उतना ही तुम्हारा अपना है। उस घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना, अपनी खुशियों के साथ उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना। जैसे एक अच्छी बेटी हो, वैसे ही एक अच्छी बहू बनकर दिखाना, और अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रखना। ठीक है दादी, मैं ख्याल रखूंगी, आपकी हर बात का मान रखूंगी। विवाह उपरांत माधवी अपनी ससुराल पहुंच गई। बहुत ही धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया गया। अपना इतना भव्य स्वागत देखकर माधवी फूली नहीं समा रही थी। शिल्पा उस पर अपना प्यार इस तरह लुटा रही थी मानो वर्षों बाद उनकी बेटी घर आई हो। पूरा दिन रस्में निभाने में कैसे निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चांद आसमान में नजर आने लगा। राहुल के सूने कमरे में आज हर तरफ फूल अपनी सुंदरता बिखेर रहे थे। सुहाग की सजी हुई सेज उन दोनों का इंतजार कर रही थी। राहुल और माधवी के मिलन की यह पहली रात थी। वह अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए सोने के कीमती कंगन लेकर आया था। उसने माधवी के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, माधवी देखो, यह कंगन तुम्हें पसंद है? माधवी ने जवाब देते हुए कहा, पसंद तो बहुत हैं, लेकिन अभी इनकी क्या ज़रूरत थी? वैसे ही शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया है। नहीं माधवी, वक्त की नज़ाकत को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, लेकिन यह दिन आज के बाद कभी नहीं आएगा। इस दिन को हमें यादगार बनाना है, और वह ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा ना। माधवी तन से एक होने से पहले मन से एक होना चाहती थी। उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे लगता है इस रात को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। कुछ देर बात करते रहते हैं। हाँ ठीक है माधवी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद वे काफ़ी रात तक बातें करते रहे और फिर एक दूसरे में खोकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।
दोनों ही परिवार बहुत खुश थे, एक अपनी बेटी देकर तो दूसरा इतनी प्यारी बेटी लेकर। माधवी भी इतना प्यार करने वाला परिवार पाकर बहुत खुश थी। उसके पति राहुल के अलावा उसके सास ससुर भी उससे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। माधवी की सासू माँ ने उसे कीमती सोने की चैन और ससुर जी ने झुमकी उपहार स्वरूप दी। एक हफ्ते के बाद अपने मायके पहुंची। उसे देखकर घर में सभी के चेहरे खुशी से झूम रहे थे। बेटी की खुशी से बड़ा आखिर और क्या हो सकता है। माधवी भी अपनी ससुराल की तारीफ करते न थकती। सारे किस्से वह सुनाती जा रही थी। सुमित, आरती और साधना अब अपनी बेटी के लिए चिंता मुक्त हो गए थे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, जरूरी तो नहीं कि सचमुच वैसा ही हो। 15 दिन अपने मायके में रहने के पश्चात माधवी वापस अपनी ससुराल आ गई। यहाँ आने के बाद उसे जाने से पहले जैसी खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कहीं जाकर छुप गई है। राकेश और शिल्पा धीरे धीरे आपस में कुछ बातें करते और यदि उस समय माधवी वहां आ जाती तो बातों को उलट पलट कर दिया जाता, या भी अचानक ही चुप हो जाते। माधवी को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है, परेशानी क्या है, क्योंकि उसके साथ तो किसी का भी व्यवहार नहीं बदला था। सब उसे बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल भी बहुत रखते थे। इस उदासी का कारण माधवी जानना चाह रही थी, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। पर हाँ, वह महसूस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। लगभग 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। माधवी की बेचैनी अब तो बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रात को राहुल से पूछ लिया, राहुल, क्या मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ? अरे यह कैसा प्रश्न है माधवी, यह क्या पूछ रही हो तुम? यह तुम्हारा ही तो घर है, फिर आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे पता है कुछ तो परेशानी है जिसने हमारे घर की खुशियों को निगल लिया है। राहुल, मैं जानती हूँ वह परेशानी क्या है। अरे कुछ भी तो नहीं माधवी, तुम गलत समझ रही हो। कहते हो। राहुल ने बात को टाल दिया और कहा, चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। करवटें बदलते हुए कुछ समय बीता और फिर वे दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। एक दिन माधवी राहुल के साथ घूमने जा रही थी। वे दोनों तैयार होकर जैसे ही नीचे आए, माधवी के कदम कार पार्किंग की तरफ मुड़ गए। परंतु ये क्या, पार्किंग से कार नदारद थी। उसने चौंकते हुए राहुल को आवाज लगाई, राहुल देखो, अपनी कार यहाँ नहीं है। राहुल ने कहा, अरे हाँ, कार सर्विसिंग के लिए गई है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। राहुल की आवाज़ में विश्वास कम और डर ज़्यादा झलक रहा था। उसने कहा, चलो हम स्कूटर से चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। वैसे कार कब तक वापस आएगी पता नहीं। माधवी, 3-4 दिन लगेंगे। क्यों इतना समय? अरे एक पार्ट खराब हो गया है, वह मिल नहीं रहा। ठीक है, कहते हुए माधवी स्कूटर पर बैठ गई। जाते वक्त भी माधवी ने राहुल से पूछा, राहुल सच बताओ, क्या परेशानी है? शायद हम मिलकर कुछ रास्ता निकाल लें। कुछ भी तो नहीं माधवी, तुम बेवजह ही चिंता कर रही हो। दिन बीतते जा रहे थे, घर में मायूसी बढ़ती जा रही थी। घर में अब भी कानाफूसी जारी थी। चेहरे की उदासी छुपाने पर भी उन सबके चेहरों पर झलक ही आती थी। आज शिल्पा सज धज कर, गहने पहनकर अपनी किटी पार्टी में जा रही थी। उन्हें इतना तैयार होता देख माधवी ने कहा, मॉम आप बहुत सुंदर लग रही हो। आप कहाँ जाना है मॉम? बेटा किटी पार्टी है, आने में लेट होगा, आज मेरा डिनर नहीं है। मॉम, क्या वहाँ सभी इतना तैयार होकर आएंगे? मेरा मतलब इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर? हाँ बेटा बिल्कुल, सब एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहती हैं। रुतबे की बात है ना, हमारे पास इतना सारा गहने, पैसा, इतनी महंगी साड़ी हैं, ड्रेसेस हैं, इसलिए अपने को भी तो मेंटेन करना ही पड़ता है ना। सही बात है। अपनी मॉम के इस सवाल का जवाब माधवी देना चाहती थी, पर मौका नहीं था। उसने इसलिए बात को टालते हुए कहा, पर मॉम आप सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कहते हुए वह कमरे में चली गई। अब माधवी घर में अकेली थी। तभी डोर बेल बजी। माधवी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने कुरियर वाला खड़ा था। उसने माधवी से कहा, मैडम जी, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और यह लिफाफा ले लीजिए। ठीक है, कहते हुए माधवी ने हस्ताक्षर किए और दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर उसने वह लिफाफा खोला। जैसे ही उसने लिफाफे के अंदर के कागज को पढ़ा तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस ज़मीन पर उस समय वह खड़ी थी वह इस समय उनकी थी ही नहीं। वह ज़मीन तो इस समय किसी और के कब्जे में थी।
गिरवी रखी हुई थी, उसी के लिए यह नोटिस आया था। इतने दिनों से घर में हो रही कानाफूसी और चेहरों की उदासी का राज इस लिफाफे में बंद होकर आया था, जो माधवी ने खोल दिया था। आज उसे समझ आ गया था कि उसका यह परिवार मुश्किल में है। संकट के बादल सामने मंडरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, इसलिए हर तरफ उदासी छाई है। इस समय वह अपने हाथों में सजे उन कीमती कंगनों को निहार रही थी जो बड़े ही प्यार से राहुल ने उसे सुहाग रात के मिलन पर दिए थे। यह कंगन, सोने की चेन, झुमकी, इतने सुंदर गहने, सजा धजा कर बंगला, घर के सामने खड़ी कार, इन सब की रूह में छुपी दर्द की पूरी कहानी आज माधवी को समझ आ रही थी। झूठी शान और दिखावा किस तरह घर को और घर वालों को कमजोर कर रहा है दिख रहा था। उसके शरीर पर जो गहने थे, भले ही उसमें कितना ही प्यार क्यों ना हो, माधवी को आज वह सबके बदन पर बोझ लग रहे थे, मानो उसके वजन से वह दब रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उन गहनों के रूप में उसने कर्ज की चादर ओढ़ रखी है। वह सोच रही थी कि यहाँ तो सबके सब एक जैसे हैं, काश मेरी दादी जैसा समझाने वाला कोई यहाँ भी होता, समझाता कि चादर से बाहर पैर मत निकालो, तो शायद खैर यहाँ उसे ही दादी के जैसे बनकर सब कुछ संभालना होगा, मगर प्यार से। आज माधवी को अपने परिवार की डूबती हुई कश्ती के ऊपर सजी धजी गहनों का वजन उठाकर बैठी हुई अपनी सास शिल्पा दिखाई दे रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन हालातों में भी मोम तो आज भी इतने गहने पहन कर गई हैं, क्या उन्हें उनका वजन नहीं लग रहा होगा? राहुल के हाथ में 3 लाख की घड़ी, क्या उसे सस्ती घड़ी में समय नहीं दिखेगा? क्या डैड की घड़ी में इतनी महंगी है, इसलिए सही समय दिखाती है? आज उसे अपनी दादी के कंगन, जो उसने कभी नहीं देखे थे, केवल चर्चा में ही सुने थे, वही याद आ रहे थे कि कैसे उन कंगनों ने उसके परिवार की मदद की थी, किसी और से कर्जा लेने नहीं दिया था। वह खुद बिक गए पर परिवार को और उसे बचा लिया। तो हमारे गहने और महंगे उपहार क्या हमें इस संकट से नहीं बचा सकते? क्या हमारे घर की इज्जत नहीं बचा सकते? वह पूरा दिन मन में भारी बेचैनी लिए सोचती रही। कैसे कहूँ राहुल से, क्या वह मेरी बात मानेगा? क्या मॉम डैड तैयार होंगे? इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द उसका मन और दिमाग दोनों घूम रहे थे, और शाम का इंतजार भी हो रहा था। खैर, जैसे तैसे लंबा समय कट ही गया। चांद निकल आया और राहुल भी घर आ गया। राहुल को चाय नाश्ता देकर माधवी वह लिफाफा उसके हाथों में थमाते हुए कहा, राहुल, कुरियर आया था, मैंने खोल कर पढ़ लिया। राहुल ने हाथ में कागज निकाल कर देखा तो हड़बड़ा गया और फिर माधवी की तरफ देखने लगा। कुछ भी कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। माधवी ने प्यार से उसके गले में अपना हाथ डालते हुए पूछा, राहुल, यही समस्या है ना जो आप सब मुझसे छुपा रहे थे? माधवी, आई एम सॉरी, एक बरस पहले की बात है। डैड को उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। मशीनों से निकला माल क्वालिटी में उतना परफेक्ट नहीं था जितना हमेशा होता था। व्यापारियों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। डैड ने उसे बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने में बहुत पैसे लगा दिए थे। बिजनेस तो गिव एंड टेक पर चलता है। पापा को कच्चे माल के पैसे तो लौटाना ही पड़े। उस समय हाथ में इतना कैश नहीं था, इसलिए मकान गिरवी रखना पड़ा। हमने सोचा था इसे जल्दी छुड़ा लेंगे, लेकिन हालात अब तक भी सुधर नहीं पाए हैं। शायद यह सब आसान नहीं है। राहुल, उसके बदले यह सब ज्वेलरी वगैरह बेच दी होती तो इतना तनाव तो नहीं होता। कम से कम अपनी छत तो होती, हम सब खुश रहते। लेकिन माधवी, समाज में एक रेपुटेशन है, उसे भी तो संभालना पड़ता है ना। मकान गिरवी रखा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर बिना ज्वेलरी, बिना कार के कैसे? सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हें यह सब विवाह से पहले ही। माधवी ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे आगे कुछ कहने ही नहीं दिया और कहा, राहुल, यह हमारे परिवार की समस्या है, हम मिलकर उससे निपटेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। राहुल, मेरे घर की एक सच्ची कहानी सुनोगे? हाँ माधवी, जरूर। तब माधवी ने दादी के सोने के कंगन की पूरी सच्ची घटना राहुल को सुना दी और उसने कहा, राहुल, कंगन भले ही चले गए, लेकिन हमारे परिवार को सुकून और शांति वाला जीवन दे गए। परिवार में सब खुश थे, रात को चैन से सोते थे, घर में किसी तरह का तनाव नहीं था। माधवी के मुंह से सोने के कंगन की बात सुनकर राहुल स्तब्ध था।
उन शब्दों ने राहुल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने माधवी से पूछा, माधवी तुम कहना क्या चाहती हो? राहुल, जैसा मेरे उस परिवार में हुआ था बिल्कुल ऐसा ही हमारे इस परिवार में भी हो सकता है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उसने कहा, माधवी वह कैसे? माधवी ने उसे समझाते हुए कहा, राहुल, जिस सुख की खोज हमारा परिवार कर रहा है उसे पाने के साधनों को तो हम सब ने अपने तन पर दुसाले की तरह ओढ़ रखा है। क्या कभी इस दुसाले का वजन महसूस नहीं होता? माधवी तुम कहना क्या चाहती हो? कौन सा दुसाला यार? राहुल, बुरा मत मानना, क्या जरूरत है झूठे दिखावे की, झूठी शान की? क्या जरूरत है दो दो कारों की? जब से मैंने यह जाना है मेरे शरीर पर पहने हुए ये गहने मुझे भारी लगने लगे हैं। मेरे तन पर मानो वह कांटे चुभा रहे थे। देखो मैंने उन्हें उतार दिया है। माधवी ऐसा क्यों कर रही हो? राहुल, यह 3 लाख रुपए की घड़ी तुम्हारी कलाई पर तुम्हें चुभती नहीं? उसे पहनने से क्या बहुत इज्जत मिल जाती है? मॉम भी कितना दिखावा करती हैं। किटी पार्टी में जाते समय आज मैंने देखा उन्होंने स्वयं को गहनों की दुकान बना लिया था। राहुल, यदि हम इन सभी कीमती उपहारों को, वस्तुओं को एकत्रित करके देखें और इन्हें इनकी अच्छी कीमत के साथ बेच दें तब तो हमारा घर छूट जाएगा ना। यह सब तो हम फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन अपना आशियाना, अपनी छत को तो हम अपने से दूर नहीं जाने दे सकते ना। इतना सब एकत्रित करके हम हमारा घर तो वापस ले सकते हैं। राहुल ने तो टोकते हुए कहा, पर माधवी दूसरों के सामने अपनी इज्जत, क्या हो जाएगा इज्जत को यदि 3 लाख की बदले 3,000 की घड़ी पहनोगे? यह तो सोचो, यदि घर छुड़वा ही नहीं पाए तो कहाँ जाएगी हमारी इज्जत? गहने पहनकर सड़क पर आ जाएंगे। राहुल, जो सच है वह सच है। झूठी शान में जीने से अच्छा है कम ही सही हम अच्छाई के साथ हकीकत में हालातों का सामना करके स्वाभिमान से जिएं। सिर्फ एक बार इस झंझट से बाहर निकल कर तो देखो, कितना हल्का महसूस होगा। घर में सबके उदास चेहरों पर फिर से ताजगी आ जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो माधवी। कहते हुए राहुल ने अपने आंसुओं को रुमाल से पोंछा। माधवी ने कहा, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे राहुल। फिर इस तरह आंसुओं को तुम्हारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेहनत के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैंने कभी नौकरी नहीं की पर अब करूंगी। यह सब तो तुम ठीक कह रही हो, पर पता नहीं मॉम डैड मानेंगे या नहीं। कहीं वह नाराज ना हो जाए। उनसे बात कौन करेगा? राहुल, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मुझे लगता है मेरा बोलना शायद सही नहीं लगेगा। तुम ही बात करो। सुख हमारे द्वार पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। राहुल, उसका हमारे घर में गृह प्रवेश करवा दो। वह अपने साथ सुकून और शांति लेकर आएगा। अब तक राहुल के मॉम डैड घर आ चुके थे और यह माधवी और राहुल को नहीं पता था। जब माधवी राहुल को समझा रही थी तब उसने कहा, तुम सही कह रही हो माधवी, अब तो इस मुसीबत का अंत आ जाना चाहिए। बस मॉम डैड मान जाए। तभी राहुल की मॉम की आवाज़ आई, मानेंगे क्यों नहीं? जिस घर में इतनी सुशील गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ हो उसकी बात मानेंगे क्यों नहीं? इस तरह कहते हुए वह अंदर आ गई। दरवाज़ा तो केवल उड़का हुआ ही था। उनके साथ राहुल के डैड भी थे। दरअसल उन दोनों को राहुल के कमरे से बातें करने की दबी दबी आवाज़ आ गई थी। तब वह यह सोचकर घबरा गए कि शायद माधवी को सच पता चल गया है। उन्हें लगा अब तो राहुल के साथ उसका झगड़ा होगा, इसलिए उन्होंने अंदर आने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन समझदारी और प्यार से भरी माधवी की बातें सुनकर उन दोनों के कदम कमरे के बाहर ही रुक गए। उन्होंने सब कुछ सुन लिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में आ गए। शिल्पा की बातें सुनकर माधवी अपनी मोम के सीने से लग गई। तब मोम ने कहा, माधवी, तुम्हारे माता पिता ने बहुत मेहनत से यह गहने तुम्हारे लिए बनाए हैं। क्या तुम इन्हें? मोम, यह गहने हमारे सुख दुख के साथी ही तो हैं। सुख में शरीर पर सज कर हमारी सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसमें 4 चांद लगा देते हैं और मुसीबत की घड़ी में हमारी इज्जत भी बचा लेते हैं। यह संस्कार मेरी दादी ने हमारे परिवार को दिए हैं। राहुल के मॉम डैड ने माधवी के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। तब माधवी ने उनके हाथों को अपने सर पर रखते हुए नीचे झुकाते हुए कहा, मॉम डैड, यह हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए है। मैं आपकी बेटी ही हूँ। दूसरे दिन सारे गहनों और महंगी गाड़ियों को बेचकर राहुल के परिवार ने अपना घर छुड़वा लिया। आज सच में उनके चेहरे पर
झूठी बनावटी मुस्कान नहीं, सच्ची खुशी थी। यह जीवन का कटु सत्य उन्होंने बहुत देर से सीखा कि झूठी शान और दिखावा धीरे धीरे हमसे हमारा सुकून छीन लेता है। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, यही जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है। रात को खाना खाते समय राकेश ने कहा, थैंक यू माधवी बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं तनाव मुक्त होकर खाना खा रहा हूँ। कितना हल्का महसूस हो रहा है। कोई कर्ज नहीं है तो कोई मानसिक तनाव भी नहीं है। शिल्पा ने कहा, बिल्कुल सच, मुझे भी बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, वरना तुम्हें चिंतित देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। थैंक यू बेटा। माधवी, डैड, मॉम, आप सच में खुश हैं ना? हाँ बेटा, बहुत खुश हैं, लेकिन तुम्हारी ज्वेलरी भी। अरे मॉम, भगवान चाहेगा तो वह तो फिर से बन जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ मॉम, जो खुशियाँ मुझे मुँह मोड़कर हमसे दूर जा रही थी, हम सब ने मिलकर उन्हें वापस बुला लिया है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, इसलिए तो आज वह सबके चेहरों पर दिखाई दे रही हैं। तभी राकेश ने कहा, जिसके परिवार में इतनी प्यारी बेटी आ गई हो, वहाँ से खुशी भाग कैसे सकती है? अब तो वह हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। राकेश की बात सुनकर माधवी बहुत खुश हो गई और तब से उसकी दादी के शब्द याद आ रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि एक अच्छी बेटी हो वैसे ही वहाँ एक अच्छी बहू बनकर दिखाना और उस घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना। अपनी खुशी के साथ उन सभी की खुशियों का भी ध्यान रखना। तभी राहुल ने कहा, चलो सोते हैं, गुड नाइट मॉम डैड। कहते हुए वह दोनों अपने कमरे में गए। जाते समय राहुल ने प्यार भरी नज़रों से माधवी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम तो खुशी होना चाहिए था। सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। माधवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह कमाल मैंने नहीं, दादी की सोच और उनके सोने के कंगन ने किया है, जिसने परिवार को तनाव मुक्त रखा। उसके बाद रात के अंधेरे में वह दोनों एक दूसरे में खो गए। आज जिस ज़मीन पर वह सो रहे थे वह सच में पूरी उन्हीं की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।